Hello everyone, welcome to Wings Se Quran. I'm Shahid Khan. You are watching Wings Se Quran. So dear students, as you know that we have started a video series on Indian polity in which we are trying to cover the general portion of Indian polity from all exams perspective. जो कि आपका SSB हो, JKPSC हो फिर या फिर SSC हो, जिसमें भी इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है. सो वी आर ट्राइंग टू कवर इन अ जनरल वे, तो जाके ताकि सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं. एंड ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके हैं. एंड मैं आपको बता दूं, VLW का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं. इंडियन पॉलिटी का जितना भी सिलेबस दिया गया है, डिफाइंड सिलेबस जो आपको वहाँ पे मिलेगा VLW के सिलेबस में पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड दीज टॉपिक्स जो हम अब करने जा रहे हैं, इसमें से कुछ टॉपिक्स आपको फाइनेंस इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में मिलेंगे. एंड कुछ और टॉपिक्स हैं जो जनरल किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं. जैसे कि आपको पता है JKPSI का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, रिक्रूटमेंट कैंसिल हो चुकी है, तो फिर से इसकी रिक्रूटमेंट होने वाली है. तो उसके लिए जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं एंड जितने भी लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप सारे देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंडियन पॉलिटी का सिलेबस बहुत वास्ट तरीके से दिया हुआ है, डिफाइंड नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको देख के चलेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का जो वीडियो है हमारा. सो जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इसका एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है. सो दिस इज़ पार्ट बी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड एक और पार्ट होगा जो कि पार्ट सी होगा, जिसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे. सो दीज आर द थिंग्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आज हमारी जो डिस्कशन है ये शुरू होती है यहाँ से, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस. ओके, सो टर्म यानी कि कितनी देर तक प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस में रहता है, यानी कि उसकी क्या टर्म होती है. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 साल के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है. जब वो अपने ऑफिस में बैठना शुरू करता है, जब वो डिक्लेयर किया जाता है इलेक्टेड, एंड तब से लेके 5 साल तक प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है. सबसे पहले आप ये याद रखेंगे बात. इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये किसी टाइम भी रिज़ाइन कर सकता है. ओके, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ए प्रेसिडेंट के वो 5 साल के लिए इलेक्ट हो गया एंड वो 5 साल मैंडेटरी सर्विस नहीं हो जाएगी उसकी. इफ़ ही वांट्स ही कैन रिज़ाइन. एंड रिज़ाइन कैसे होगा, वो अपनी लेटर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा एंड थ्रू दैट वो अपना रेजिग्नेशन एड्रेस करेगा उस लेटर में, एंड ही विल रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दिस इज सेकंड थिंग. तीसरी हमारे पास ये बात है कि उसको रिमूव भी किया जा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है ऑफिस में से बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म. यानी कि बिफोर 5 years ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस. लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस है, दैट इज़ नोन एज इम्पीचमेंट प्रोसेस. ओके, सो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑफिस में से रिमूव किया जा सकता है. सिर्फ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के थ्रू ही प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है. देयर इज़ नो अदर वे इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड इसके बाद एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, दैट इज़ कि प्रेसिडेंट 5 साल से ज़्यादा भी ऑफिस होल्ड कर सकता है जब तक सक्सेसर प्रेसिडेंट जो है वो चार्ज को एज्यूम नहीं कर लेता. यानी कि अगर हम आज देखते हैं तो 2022 में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ एंड 2027 तक ये रहेगा 5 years. एंड अगर 2027 में बाय सम हाउ प्रेसिडेंट नया इलेक्ट नहीं हो पाया, तो ये प्रेसिडेंट जो है ये कंटिन्यू रहेगा ऑफिस में तब तक जब तक नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट नहीं हो जाता एंड वो चार्ज एज्यूम नहीं कर लेता. ओके, सो दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड. एंड इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडियन प्रेसिडेंट री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल है एंड जितनी बार चाहे वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकता है. तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि USA में क्या है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है सिर्फ 2 बार ही, एक इंडिविजुअल, एक सिटीज़न जो है सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है. 2 से ज़्यादा बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट नहीं बन सकता कोई. बट इन इंडिया ए प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड अगेन एंड अगेन. ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कैसे किया जाता है. तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, we have process of impeachment through which we can remove president of India. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, president can be removed from office by the process of impeachment for violation of constitution. ये टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, violation of constitution. लेकिन यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस फ्रेज को completely डिफाइंड नहीं किया गया है. सो दिस इज़ वेरी वेग.
आप ये याद रखेंगे कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट स्टिल व्हेन ए प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, तो रीज़न यही बताया जाता है कि ही हैज़ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स वाई ही हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। सो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट टर्म, ये आप याद रखेंगे, ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप ये याद रखेंगे कि जो इम्पीचमेंट के चार्जेस हैं ये किसी भी हाउस यानी कि इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सो वी हैव लोकसभा, वी हैव राज्यसभा, एंड इन बोथ द हाउसेज किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट प्रोसेस को इनिशिएट किया जा सकता है। ओके, बट द ओनली कंडीशन इज दैट कि जिस भी हाउस में प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट को इनिशिएट किया जाएगा उस हाउस के 1/4 मेंबर्स क्या करेंगे, उस चार्जेस को साइन करेंगे, यानी कि अप्रूवल देंगे इम्पीचमेंट के प्रोसेस को। कितने मेंबर्स, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ओके, दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड कि इम्पीचमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए एटलीस्ट किसी भी हाउस में 1/4 मेंबर्स जो हैं उस इम्पीचमेंट चार्जेस को साइन करने चाहिए। ओके, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये है हमारे पास कि प्रेसिडेंट को भी 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है। 14 डेज़ एडवांस नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को जब इसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट चार्जेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आर्टिकल कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दैट डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आप याद रखेंगे आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ओके, इसके बाद जब चार्जेस ऑलरेडी अप्रूव हो गए हैं उसके बाद क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट में क्या होता है कि वोटिंग होती है दोनों हाउसेज में। एंड हाउसेज में जब वोटिंग होती है तो कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी हमने मेजॉरिटीज़ डिस्कस किया है, इसीलिए क्योंकि जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बार बार मेजॉरिटी वोट आएगा। यहाँ भी एक बार आ चुका है कि द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेज। टोटल मेंबरशिप जो है दोनों हाउसेज की उसका 2/3, उसकी 2/3 मेजॉरिटी जो होगी उससे दोनों हाउसेज में क्या है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस पास होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। एंड देन जब दोनों हाउसेज में क्या होगा, ये इम्पीचमेंट प्रोसेस मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज पास होगी ये प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, उसके बाद क्या होगा कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स रिमूव्ड जब दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी से क्या होता है, पास होता है ये रेजोल्यूशन। ओके, दिस इज हाउ द इंडियन प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। एंड इसके साथ आप ये भी याद रखेंगे कि अभी तक नो प्रेसिडेंट हैज़ बीन रिमूव्ड सो फार थ्रू इम्पीचमेंट, हैज़ बीन रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट, ये आप याद रखेंगे। इम्पीचमेंट के थ्रू कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक इंडिया का रिमूव नहीं किया गया है। एंड आफ्टर दिस एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज़ ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में ही ये प्रोसीजर होता है, ये सारा प्रोसेस जो है ये पार्लियामेंट में होता है। एंड ये पार्लियामेंट का जो पावर्स हैं हम इनको कह सकते हैं कि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं पार्लियामेंट के कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकता है थ्रू प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ओके, आई होप दिस इम्पीचमेंट कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एंड इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास है, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग कि द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने आपको बताया था इलेक्शंस का। सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट तो उसमें सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर ही थे। इलेक्शन में पार्लियामेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्लियामेंट के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्ट लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट as far as the competitive exams are concerned. Second thing,
the elected members of legislative assemblies of states and union territories of Delhi, Puducherry and J&K भी अब है, do not participate in the impeachment of the president though they participate in the election. तो दूसरी चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स तो पार्ट लेते हैं किसमें, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, बट व्हेन इट कम्स टू द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट थ्रू इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट में ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज यूनियन टेरिटरीज की एंड स्टेट्स की इनके जो मेंबर्स होते हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली पार्लियामेंट कैन रिमूव प्रेसिडेंट, ओनली पार्लियामेंट कैन रिमूव प्रेसिडेंट, कैन रिमूव द प्रेसिडेंट, रिमूव द प्रेसिडेंट. ये आप याद रखेंगे, स्टेट्स लेजिस्लेचर्स का इसमें कोई हाथ नहीं होता है. ओके, ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर्स टू रिमूव द प्रेसिडेंट थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसेस. इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये है कि वैकेंट जब हो जाता है प्रेसिडेंट का ऑफिस, व्हेन प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज वैकेंट. अब वैकेंट कैसे होगा, बहुत सारी कंडीशन है, इंपॉर्टेंट 5 कंडीशन है हमारे पास. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स, जब 5 साल पूरे हो गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, तो तब भी वो उसका ऑफिस जो है वो वैकेट हो जाता है. दूसरा, बाय रेजिग्नेशन, जब वो रिज़ाइन करता है, या फिर जब उसको रिमूव किया जाता है इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू, या फिर जब उसकी डेथ हो जाती है, या फिर कोई और रीज़न. ओके, जब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है ऑफिस से, ठीक है, या उसके इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है. तो ये सारी 5 कंडीशंस में क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है वो वैकेंट हो जाता है. अब वैकेंट जब हो गया तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, जब एक्सपायरी ऑफ टर्म की वजह से ऑफिस वैकेंट हुआ, ये पहला जो आप देख पा रहे हैं, इस टाइम पे क्या होगा कि इलेक्शंस जल्द होंगे. क्योंकि क्या होगा कि जब 5 साल पूरे होने वाले हैं एक प्रेसिडेंट के, देयर इज पर्सन ए, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इसके 5 साल अभी पूरे होने वाले हैं लेकिन हुए नहीं हैं. तो बिफोर के इसके 5 साल पूरे हों, नए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हमें कराने ही पड़ेंगे. दिस इज़ मैंडेटरी के नए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कराने ही पड़ेंगे. ओके, पुराने प्रेसिडेंट के 5 साल कंप्लीट होने से पहले. ये बात. दूसरी क्या है, लेकिन ये किस में है, सिर्फ जब टर्म ऑफ एक्सपायरी जो है वो 5 साल होने वाली हो. इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म. लेकिन बाकी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 4, इन 4 कंडीशंस में जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेट होता है तो तब क्या होता है, यहाँ पे नोट मैंने लिखा है, नोट इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, देन इलेक्शंस टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स. 6 मंथ्स में इलेक्शन हो जाने चाहिए, 6 मंथ्स में इलेक्शन हो जाने चाहिए. जब क्या होता है, जब रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या फिर किसी दूसरे रीज़न की वजह से प्रेसिडेंट्स ऑफिस जो है वो वैकेंट हो जाए, वहाँ पे प्रेसिडेंट ना हो, तो 6 महीनों के अंदर अंदर क्या होता है, एक नए प्रेसिडेंट के लिए हमें इलेक्शंस करने ही करने हैं. और तब तक होगा क्या, 6 महीनों तक, 6 महीनों तक ये होगा कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट. अब अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्ट नहीं कर रहा है एज प्रेसिडेंट, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट. अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट जज जो है वो एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे, जब कोई भी व्यक्ति इनमें से एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो उसको सारी अलाउंसेस वैसे ही मिलेंगी जैसे एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलती हैं. ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, एज पर प्रेसिडेंट, अलाउंसेस एज पर प्रेसिडेंट. ओके, इसके बाद हम चलते हैं पावर्स पे. तो पावर्स पे सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव पावर्स. तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में सबसे पहले आता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं गवर्नमेंट के, वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, यानी कि प्रेसिडेंट के नाम पे सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं गवर्नमेंट के वो लिए जाते हैं. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. ओके, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर. क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है एंड जो प्राइम मिनिस्टर एंड सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि
द मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहेगा प्राइम मिनिस्टर को क्या कर सकता है या फिर मिनिस्टर्स को निकाल सकता है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। सो ये दूसरा पॉइंट है हमारा। द थर्ड पॉइंट इज दैट ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको पता है अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। एंड आर्टिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 76 के थ्रू आर्टिकल 76 के थ्रू अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ये आप याद रखेंगे। इसके साथ एक और पॉइंट हमारे पास है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको कैग कहते हैं, इसको भी अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। एंड इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो इन सब को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप ये याद रखेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर्स, इलेक्शन कमिश्नर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, एंड इसके साथ साथ फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स एंड चेयरमैन, इन सब को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद एक और पॉइंट है कि वो एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है ताकि इन्वेस्टिगेट किया जाए एसटीज, एससीज एंड ओबीसीज की कंडीशंस को। ये भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के। एंड इसके साथ साथ एक इंटर स्टेट काउंसिल भी अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट ताकि सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए, ठीक है। इसके लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। एंड वन मोर थिंग, ही कैन डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। ड्यूटीज़ जो होती हैं डायरेक्टली इसके अंडर होती हैं एंड ये अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर्स को ताकि वो ड्यूटीज़ को क्या करें? एडमिनिस्टर करें। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी होते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं आगे। एंड एक और पॉइंट है, ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया scheduled area and has powers with respect to the administration of scheduled area and tribal areas। तो किसी भी एरिया को वो scheduled area डिक्लेयर कर सकता है एंड इसके साथ साथ scheduled area and tribal areas की एडमिनिस्ट्रेशन की भी उसके पास पावर्स होते हैं। सो दीज वर द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद एक और हमारे पास चीज़ है दैट इज लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या, ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा। तो यहाँ पे समन सबसे पहले आप याद रखेंगे कि सेशंस होते हैं, तो सेशंस को बुलाया जाता है, दैट इज एक्चुअली समनिंग द सेशंस। ओके, जब सेशंस बैठते हैं पार्लियामेंट के, कितने सेशंस हैं? BMW में आपको बता चुका हूँ, बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन। तो समन जो सेशंस करता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। पार्लियामेंट के सेशंस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन करता है एंड इसके साथ प्रोरोग भी कर सकता है। तो प्रोरोग क्या होता है? जब पार्लियामेंट पूरे सेशन को टर्मिनेट कर दे, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरे सेशन को टर्मिनेट कर दे, दैट इज प्रोरोगेशन और प्रोरोग। एक और चीज़ होती है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट ये है जब किसी सेशन की सिटिंग किसी पर्टिकुलर डे के लिए टर्मिनेट कर दी जाए, ठीक है, तो दैट इज एडजॉर्नमेंट जो कि सिटिंग के रिगार्डिंग है। बट प्रोरोग इज रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ एंटायर सेशन एंड एडजॉर्नमेंट कौन करता है? स्पीकर। बट प्रोरोग करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास है। ओके, पार्लियामेंट के सेशंस को सिर्फ प्रेसिडेंट ही प्रोरोग कर सकता है। इसके साथ साथ लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड एक जॉइंट सिटिंग भी बुला सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों हाउसेज की। कि कभी कभी क्या होता है कि किसी दोनों हाउसेज को किसी मैटर पे कन्फ्लिक्ट होता है, तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुला सकता है। एंड इस जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड कौन करता है, यानी इसका चेयरमैन कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ क्या है कि ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन। पहला सेशन जब होता है तो ये पार्लियामेंट को एड्रेस करता है एंड इसके साथ साथ ये मैसेजेस सेंड करता है दोनों हाउसेज को विद रिस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट। अदरवाइज अगर कोई बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है तो ये बार बार मैसेजेस भेजेगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स को ताकि इस बिल पे एक्शन लिया जाए।
इसके बाद एक और पॉइंट है कि ये लोकसभा के मेंबर को अपॉइंट करेगा, ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिजाइड ओवर प्रोसीडिंग्स व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट। तो क्या होता है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर अगर नहीं है हाउस में, किसमें, लोकसभा में होता है डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर, ठीक है। तो अगर ये दोनों नहीं है तो कोई और बंदा जो लोकसभा में मेंबर है उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसी तरह से राज्यसभा में भी ये कर सकता है, अगर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो किसी भी राज्यसभा के मेंबर को क्या कर सकता है, ये अपॉइंट कर सकता है एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आप ये भी याद रखें। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 12 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के, उनको अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। टोटल 250 होते हैं, इनमें से 12 जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि एक और प्रोविजन था जिसमें लोकसभा के 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा के 2 मेंबर्स को अपॉइंट करता था। एंड किस कम्युनिटी से होते थे ये, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। लेकिन क्या हो गया, 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया एंड 104th अमेंडमेंट एक्ट ये आया, इसके थ्रू इन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स का जो प्रोविजन था इसको अब क्या कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन के 2 मेंबर्स कम्युनिटी के जो हैं वो लोकसभा में नहीं होंगे, ठीक है। ये 2019 से अमेंडमेंट किया गया 104th अमेंडमेंट एक्ट। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। एंड इसके बाद हम एक और यहाँ पे देखते हैं कुछ और चीज़ें। ही डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का मेंबर्स किस तरह से डिस्क्वालीफाई करना है, क्या मैटर्स हैं, क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग, उस पर ये डिसीजंस लेता है और ये डिसीजंस इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के लिया जाता है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ है, हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टन टाइप ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में कुछ ऐसी बिल्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की हमें एसेंट चाहिए, अप्रूवल चाहिए, जैसे कि कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रिलेटेड है, ओके, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। या फिर अगर स्टेट्स की बाउंड्रीज को ऑल्टर किया जाता है तो उसमें भी प्रेसिडेंट की हमें क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए फॉर दैट बिल, ठीक है। या फिर कोई नया अब स्टेट भी बनाया जा रहा है तो उसके लिए भी क्या किया जाए, हमें प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होगी, यानी कि पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होगी, ओके। सो इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब बिल प्रेसिडेंट के पास जाती है, आपको पता है एक बिल होती है, दोनों हाउसेज में वो पास होती है एंड फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाती है एंड प्रेसिडेंट उसको पास करता है, देन इट बिकम्स द लॉ, इट बिकम्स द एक्ट, ओके। अब जब बिल प्रेसिडेंट के पास जाती है तो कुछ पावर्स है प्रेसिडेंट के पास, एक तो ये बिल को असेंट दे सकता है, या फिर ये असेंट को रोक सकता है कुछ टाइम के लिए, विद होल्ड कर सकता है, या फिर ये बिल को रिटर्न कर सकता है। लेकिन मनी बिल होगी तो रिटर्न नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि मनी बिल जब इंट्रोड्यूस की जाती है तो प्रेसिडेंट की परमिशन के रिगार्डिंग ही की जाती है। प्रेसिडेंट परमिशन देता है, फिर मनी बिल इंट्रोड्यूस होती है, तो जब ऑलरेडी प्रेसिडेंट की परमिशन ली गई है तो प्रेसिडेंट यहाँ पे रिटर्न क्यों करेगा मनी बिल को, तो मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न, ओके। तो ये 3 काम जो है प्रेसिडेंट कर सकता है बिल्स के रिगार्डिंग। एंड अगर ऐसा होगा कि जब बिल को रिटर्न किया जाए और बिल फिर से पास की जाए पार्लियामेंट के द्वारा, तब क्या होगा, प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही देनी है, आप ये भी याद रखेंगे। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे वो ये है कि ये ऑर्डिनेंसेस भी पास कर सकता है। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जस्ट ए सेकंड गाइस, जस्ट ए सेकंड, ओके। सो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस यानी कि ऑर्डिनरी लॉज को पास कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, एंड ये ऑर्डिनेंसेस पार्लियामेंट ने फिर अप्रूव करनी है विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स री असेंबली। जब पार्लियामेंट फिर से सेशन में आ जाएगा एंड उसकी री असेंबली के 6 हफ्तों के अंदर अंदर इन ऑर्डिनेंसेस को क्या करना है, पार्लियामेंट ने अप्रूव करना है। एंड ये ऑर्डिनेंसेस कभी भी प्रेसिडेंट क्या है, विड्रॉ भी कर सकता है। इसके साथ एक और चीज़ है कि ही ले द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन एंड अदर्स बिफोर द पार्लियामेंट। तो ये सारी बॉडीज़ जो हैं ये रिपोर्ट्स तैयार करती हैं, ये सारी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखता है। एंड इसके साथ यहाँ पे डिप्लोमेटिक पावर्स भी हैं कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो होती हैं, एग्रीमेंट्स जो होते हैं किसी भी कंट्री के साथ, जो भी नेगोशिएशंस होती हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में ही की जाती हैं, ठीक है। एंड सारे चीज़ें जो होती हैं
ये प्रेसिडेंट के, ये एग्रीमेंट की बात करें, ट्रीटीज़ की बात करें, नेगोशिएशंस की बात करें कंट्रीज़ के साथ, ये प्रेसिडेंट के नाम से ही की जाते हैं। एंड लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए, ये भी आप याद रखेंगे। इसके ज़्यादा एक और चीज़ है यहाँ पे, फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स की क्या हम बात करते हैं कि जितनी भी बिल्स हैं, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद प्रायर रिकमेंडेशन। तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, ही कॉज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो बजट की हम बात करते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बजट ही है, लेकिन वर्ड बजट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ हुआ है आर्टिकल 112 के अंडर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के सामने, सॉरी पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट जो है बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखता है, ठीक है। लेकिन बजट को तैयार कौन करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट इज रिकमेंडेशन। कोई भी ग्रांट जब डिमांड की जाती है, या भी स्टेट्स को ग्रांट दी जा रही है, या फिर किसी और एक्सपेंडिचर के लिए ग्रांट दी जा रही है, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। एंड इसके साथ साथ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक फंड है, एंड जो भी कंटीजेंसी ऑफ इंडिया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से जो भी एडवांसेस लिए जाते हैं किसी भी एक्सपेंडिचर्स को, क्या यानी कि कोई भी एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कोई अगर एडवांस लिया जा रहा है तो वो प्रेसिडेंट की वहाँ पे भी अप्रूवल चाहिए होगा। ओके, प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स हैं कि वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से कोई भी एडवांस जो है वो ले सकता है किसी भी एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। एंड आफ्टर दिस एक फाइनेंस कमीशन भी बना सकता है प्रेसिडेंट हर 5 साल के बाद। इनफैक्ट हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड क्या करता है कि रेवेन्यू को स्टेट एंड सेंटर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये फाइनेंस कमीशन का काम है। ओके, एंड देयर इज वन मोर थिंग, ऑर्डिनेंसेस का मैं आपको बता दूं तो ऑर्डिनेंसेस के रिगार्डिंग एक आर्टिकल है, दैट इज 123। ओके, रिमेंबर दिस। एंड इसके बाद हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब नॉर्मल कंडीशंस में तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चीज़ें चलती हैं, जो भी नॉर्मल बिजनेस होता है, लेकिन जब कुछ ऐसे सिचुएशनल अनसर्टन सिचुएशंस आ जाती हैं, कोई भी ऐसी अनसर्टन सिचुएशंस आ जाए तो प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। ये इमरजेंसीज को डिक्लेयर कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन क्या होगा कि पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है इसमें भी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे सब चीज़ों में एक चीज़ आप याद रखेंगे और कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ही इज़ नॉट द रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए आर्टिकल 74 में क्या है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, विल कंटिन्यू दिस टुमारो, एंड टुमारो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक जो है इसको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग्स से उड़ान। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग, एंड आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स आफ्टर द एंड ऑफ दिस टॉपिक। एंड मैं आपको फिर से बता दूं, VLW का टॉपिक ऑलरेडी, VLW का कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस ऑलरेडी कवर है। ये बाकी एग्जाम्स को हम देख के कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस को पढ़ा रहे हैं। एंड JK PSI का भी अब फिर से एग्जाम होने वाला है, तो अगर आपने पिछली बार अच्छा पेपर नहीं दे पाए JK PSI तो आप इस बार फिर से ट्राई करें, एंड वीडियोस को ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है JK PSI के एग्ज़ाम के लिए एंड ऑल अदर एग्जाम्स जो भी आप दे रहे हैं JK PSC को लेके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।